चलो जी बच्चों, डेंसिटी के टाइप पढ़ ली थी अपन ने, यस और नो। कौन कौन सी डेंसिटी आई थी आपके? रूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव के भी दोनों टाइप हो गए आपके। कौन कौन से? एक स्पेसिफिक डेंसिटी और एक वेपर डेंसिटी। अब आपको एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपके हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यूमेरिकल में काम आएगा। एमटीआर लगा के लिख लेना, मेमोरी टिप रिजल्ट। हाइड्रोजन गैस की जो डेंसिटी होती है 0.089 ग्राम पर लीटर होती है। अब इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, मैं बता देता हूं। पहले तो ये लिख लो आप, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस 0.089 ग्राम पर लीटर। आप चाहो तो अप्रोक्स में यो भी कह सकते हो, 89 को 90 लिख सकते हो, 0.09 ग्राम पर लीटर। यानी कि हाइड्रोजन के 1 लीटर का मास कितना होता है? 0.09 अप्रोक्स में। यस और नो? आप चाहो तो इसको एमएल में बदल सकते हो। 1 लीटर का मास है, 1 लीटर का मास है 0.09। 1 लीटर मतलब 1000 ml का मास है। तो बताओ 1 ml का मास कितना होगा? तो आप इधर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.30 और लग जाएगी ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपका? 0.00009 ग्राम पर ml। अरे सर नो सर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाइड्रोजन गैस की आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी कितनी होती है? 0.089 ग्राम पर लीटर। अरे यस सर नो सर, आप इसे यूं भी कह सकते हो, 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का मास होता है 0.0, अप्रोक्स में याद रख लो 0.09 ग्राम पर लीटर। क्लियर है? एक बार इसको एमटीआर, मेमोरी टिप रिजल्ट, याद में रखने वाली बात है, कॉपी करो इसको। हम न्यूमेरिकल करेंगे एक आध दो। हो गया? अब क्वेश्चन लिखिए, आप एक न्यूमेरिकल लिखिए। इक्वल मास ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन गैस प्रेजेंट इन अ कंटेनर। इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन गैस प्रेजेंट इन अ कंटेनर इन आइडियल कंडीशन। इन आइडियल कंडीशन, then find their mole ratio, then find their mole ratio। क्वेश्चन को एक बार बहुत तमीज से पढ़ो। ये कह रहा है कि एक कंटेनर के अंदर है, एक ही कंटेनर है आपका, ठीक है। ये कह रहा है ना, इक्वल मास ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन गैस प्रेजेंट इन अ कंटेनर, ठीक है। आप चाहो तो अलग अलग कंटेनर में ले लो, कोई जरूरी थोड़ी एक ही कंटेनर है। उसने कह दिया ना आइडियल कंडीशन है, मतलब सबकी कंडीशन सेम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, मास भी सेम है। अरे सर नो सर, मैंने तो एक ही मान लिया था। इसके अंदर क्या क्या भरी हुई है? आपकी ऑक्सीजन भरी हुई है, इसके अंदर आपकी हाइड्रोजन भरी हुई है, इसके अंदर आपकी मीथेन भरी हुई है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि साहब इनके मास इक्वल है, मतलब मैं कह देता हूं कि साहब 1 ग्राम मैंने इसका ले लिया, 1 ग्राम मैंने इसका ले लिया, 1 ग्राम मैंने इसका ले लिया, एक ही ले लिया करो। इक्वल मास, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल टेम्परेचर, इक्वल प्रेशर का है तो एक मानकर ही क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, क्योंकि जब आप सबके बराबर लोगे तो सारे कट के लास्ट में आने तो एक ही है। अब मेरे से मोल का रेशो पूछ रहा है, किस किस का? O2 का, H2 का और CH4 के मोल का रेशो। अब बताओ मोल निकालने के तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका काम में लोगे? मास अपॉन मोलर मास। अरे यस सर नो सर, मास गिवन मास अपन मोलर मास। बताओ गिवन मास कितना है? 1। मोलर मास बताओ ऑक्सीजन का, 1 का 16 है, 2 का 32 हो गया। इधर बताओ गिवन मास कितना है? 1। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो गया? 2। CH4 का गिवन मास कितना है? 1। मोलर मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, 12 और 4 16। ये आपका रेशो आ गया। आप चाहो तो इसे सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए
तो इन तीनों को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि सबके सब डिवाइड हो जाए। मान लो मैंने 32 से डिवाइड कर दिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 32 32 32, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, सबको कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ेगा। 32 से मल्टीप्लाई कर दिया। सब 32 से क्यों किया, ताकि मेरा आंसर फ्रैक्शन में नहीं आवे। आप 32 से करो, 32/32 कितना हो गया बताओ, 1 हो गया। इधर बताओ 32/2, 32 से कर रहे हो ना सबको मल्टीप्लाई, 32/2 कितना हो गया, 16 हो गया। इधर 32/16 कितना हो गया, 2, यानी कि योर रेशो इज 1:16:2। शायद समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? कॉपी कीजिए। हो गया बच्चों? अगला एक और न्यूमेरिकल लिखिए, हटा दो इसे। अगला लिखिए 7.5 ग्राम of a gas occupy 7.5 gram of a gas occupy 5.6 liter volume, 5.6 liter volume. Then identify the gas. Identify the gas. वो क्या कहना चाह रहा है आपसे कि भाई साहब, चलो मैं गैस के नाम भी लिख देता हूं आपको, ऑप्शन और इजी कर देता हूं। जैसे आपको मैंने दे दिया NO, दे दिया NO2, दे दिया CO2, दे दिया N2O3, दे दिया, हटाओ, ये दे दी मैंने। इनमें से आपको ढूंढनी है गैस। मुझे पता है इन सबका मास का, अगर मुझे पता लग जाए मोलर मास, तो बताओ NO का मोलर मास कितना होता है, 7 और 8। नाइट्रोजन का 7 और 8, 7 एटॉमिक नंबर होता है। नाइट्रोजन का मास निकालना है, मोलर मास, तो 14 और 16 कितना हो गया, 14 और 16 ये 30 हो गया। इसका निकालो, 14 तो इसका हो गया ऑक्सीजन का, और 32 इसका हो गया। अरे यस और नो, तो कितना हो गया तुम्हारा, 30 40 46 हो गया। अरे यस और नो, और नाइट्रोजन का 14 हो गया ना, ऑक्सीजन का 16 दूना 32 हो गया, तो कितना हो गया, 6 4 46 हो गया। इधर कार्बन का कितना हो गया, 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 दूना 32, तो कितना हो गया, 32 और 12, अरे यस और नो, 44 इसका आ गया। यूं लिख देता हूं इसको, ये लो डिजाइनर कलर से, 44, ये आ गया तुम्हारा 46, ये आ गया तुम्हारा 30। अब N2O3 का निकालो, नाइट्रोजन का कितना हो गया, 2 नाइट्रोजन का 28, इसका कितना हो गया 48 48। अरे यस सर, नो सर, करो कितना हो गया, 8 दूनी 16, तो ये हो गया 4 और 2 6 और 1 हो गया 7, ये हो गया आपका 76 हो गया। अब आपको जो भी न्यूमेरिकल करना है, उस न्यूमेरिकल में आप मोलर मास निकाल दो। वो कह रहा है कि साहब एक जो गैस है ना, उसका मास तो इतना है, और वो जो गैस है वो इतना वॉल्यूम आपका ऑक्यूपाई कर रही है, तो मुझे मास और वॉल्यूम में एक रिलेशन निकालना है। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। क्या मोल को एक और तरीके से निकाला जा सकता है क्या, वी गैस अपॉन 22.4? अरे यस और नो, बराबर में क्या है, मोल की जगह आप ये भी लिख सकते हो बराबर में मास अपॉन मोलर मास। तो आ गया ना आपका वॉल्यूम में और मास में रिलेशन आ गया। अरे यस और नो, ये वॉल्यूम का रिलेशन, ये मास का रिलेशन। क्या आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा है क्या क्वेश्चन में? हाँ जी, दे रखा है 5.6 अपॉन 22.4। क्या आपको मास दे रखा है क्या, गिवन मास क्वेश्चन में? हाँ साहब, दे रखा है 7.5। मोलर मास आपको उस गैस का निकालना है। तो ये कितनी बार कट गया आपका, ये 4 बार कट गया, 5 चौक 20 है 4 बार। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो मोलर मास कितना आ गया आपका, मोलर मास 7.5 इंटू 4, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 30 हो गया। तो m बराबर मोलर मास हो गया आपका 30। अब देखो मोलर मास 30 किसके अंदर आ रहा है, देन योर गैस इज NO। अरे यस सर, नो सर, तो जब भी ऐसे सवाल आ जाए ना आपके पास कि मास और वॉल्यूम आ गया, तो मास का
और वॉल्यूम का रिलेशन निकाल लो। अगर मास और नंबर आ गया, नंबर दे रखा है, तो यहाँ पर एन गैस लिखता है ना, बताया तो था मैंने, एन अपॉन 22.4। तीन तो बताए थे, मास बाय मास, नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। शायद समझ में आ गया होगा। कॉपी कीजिए। हो गया बच्चों। अब देखिए अगला, अब बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है थोड़ी देर में। रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, मास नंबर जानते हो, मास नंबर बताओ। रिलेशन बिटवीन मास नंबर को क्या कहते हैं? ए। मास नंबर जानते हो ना, मास नंबर किस किस का नंबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। रिलेशन बिटवीन मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन तीनों में मुझे रिलेशन निकालना है। और इस रिलेशन पे खूब सवाल पेपर वाला पूछता है। लेट कंसिडर, मान लेते कोई भी एक एलिमेंट है एक्स, कोई सा भी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन उसकी जान से करते हैं। किससे करते हैं? उसकी जान से। अरे असोर्नो, जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा 6 सी 12, यहां 6। अब ये है क्या? तो ये जो नीचे लिखा जाता है ये तो होता है एटॉमिक नंबर, रोल नंबर एटम का। ऊपर लिखा जाता है उस नंबर का, एटम का मास नंबर। मास नंबर में केवल क्या क्या आता है आपका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और एन लिखा जाता है साइड में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इनमें रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एन इक्वल टू ए माइनस जेड। अगर मुझे न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस कर दो, तो ऊपर वाली माइनस नीचे वाली बराबर बगल वाली। अरे यस सर, नो सर, मान लेते हैं मुझे न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो ऊपर वाले यानी मास नंबर में से नीचे वाली यानी कि एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, तो किसकी संख्या आ जाएगी आपके पास? न्यूट्रॉन की संख्या। अरे यस सर, नो सर, तो ध्यान रखना एन इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस जेड। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? जेड प्लस एन। तो जो मास नंबर होता है या जो एटॉमिक मास होता है वो केवल न्यूक्लियस का मास होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। और अगर मैं पूरे एटॉमिक वेट की बात करूं, जैसे मान लेते हैं मैं यहां लिख देता हूं एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है? पूरे एटम का वेट, पूरे एटम का वेट। और एटम के अंदर क्या क्या आता है? पेन आता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन अगर मैं एटॉमिक मास की बात करता हूं तो एटॉमिक मास में सिर्फ आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आते हैं, यानी कि मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन अगर मैं इनके मास की बात करूं तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास लगभग बराबर ही है। केवल किसके मास का डिफरेंस आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का मास। और इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत छोटा होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी में। जो अपन आगे पढ़ेंगे, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा तो मैं सिर्फ बता रहा हूं। तो एटॉमिक वेट और अगर एटॉमिक मास का रिलेशन निकाला जाए तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, यानी कि एटॉमिक वेट ऑलमोस्ट बराबर किसके होता है? एटॉमिक मास के बराबर होता है। लेकिन किसी ने कही नहीं मुझे तो एग्जैक्ट बताओ, तो एटॉमिक वेट ज्यादा होता है थोड़ा सा। इस साइन का मतलब जानते हो? इस साइन का मतलब, इसका मतलब तो क्या हो गया बताओ? बराबर। और ऊपर वाले का मतलब क्या हो गया? बड़ा। यानी कि ये लगभग बराबर है, लेकिन एग्जैक्टली ये बड़ा है, क्योंकि एटॉमिक वेट में जो है इलेक्ट्रॉन के मास का डिफरेंस है। यहां पर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आए केवल, और यहां पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। आ गया होगा शायद समझ में। इसलिए अपन इलेक्ट्रॉन के मास को ज्यादा कंसीडर करते ही नहीं है, एटॉमिक वेट कहते हैं। तब भी अपन जैसे मान लो कार्बन का एटॉमिक वेट 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12, जबकि फर्क तो है लेकिन वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि उससे अपने आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं फॉर अ न्यूट्रल एटम। इस पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे अब आपके। फॉर अ न्यूट्रल एटम,
यानी कि अगर किसी न्यूट्रल एटम की बात करें, न्यूट्रल मतलब जिस एटम पर कोई भी चार्ज नहीं है, जैसे Na, जैसे S, NO, NO, F, Ne, इन पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मैंने कहा N-3, O-2, F-1, Na+, तो ये न्यूट्रल नहीं है, ये आयन बन गए। किसी भी न्यूट्रल एटम की अगर बात की जाती है, किसी भी न्यूट्रल एटम की अगर बात की जाती है, तो उसके लिए आप जीप चला दो। क्या चला दो? जीप। फॉर अ न्यूट्रल एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम में जीप चला दिया करो, यानी कि उसके अंदर जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। इज दैट क्लियर? जैसे मैं इसकी बात करता हूं 6C12, इसके अंदर मान लेते हैं मुझे Z निकालना है, E निकालना है, P निकालना है, A निकालना है, N निकालना है, तो आप निकाल लो। इसका Z क्या है? Z ये रहा 6। जितना Z न्यूट्रल है, जितना Z होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे 6, उतने ही प्रोटॉन होंगे 6। ऊपर लिखा होता है वो उसका मास नंबर होता है 12, नीचे वाला जो लिखा होता है साइड में वो न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, यानी कि A में से Z को घटा दो, तो 12 में से आपने 6 को घटा दिया, देन योर आंसर इज 6। इज दैट क्लियर? जब भी न्यूट्रल एटम की बात करते हैं ध्यान रखना उसमें जीप चला दिया करो। लेकिन साहब न्यूट्रल नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाएगी, क्योंकि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन ही लेता है। कभी किसी ने प्रोटॉन न्यूक्लियस दिया है क्या? इलेक्ट्रॉन ही दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं। इलेक्ट्रॉन देने पर प्लस का साइन आएगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस साइन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने पे माइनस आता है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे, पहले तो कॉपी करो इसको। हो गया? ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे। अब देखिए, एक और क्वेश्चन कर लो, चलो छोटा सा। फाइंड नंबर ऑफ, या और वो कर देता हूं मैं, कंप्लीट द फॉलोइंग, न्यू कर देता हूं। वाह, अलग अलग पेन। कंप्लीट द फॉलोइंग फॉर n-3 7 14। ये लो जी, ये आपका एक सवाल आ गया। हाँ भाई, इसमें आपको क्या निकालना है? Z निकालना है, A निकालना है, N निकालना है, P निकालना है, E निकालना है, ये सब निकालना है आपको। की क्या दिया है पेपर वाले ने बताओ? 7 N 14, लेकिन इसके ऊपर है -3। तो सबसे पहले अपन बात कर दे जीप की। किसी भी न्यूट्रल एटम में जितना Z उतना E उतना P होता है, तो बताओ यहां Z कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? साहब Z की वैल्यू है मेरे पास 7, ये रही 7। अरे सर नो सर, ये रही 7। तो बताओ Z कितना लिखोगे? 7। तो Z बराबर E बराबर P अपन जानते हैं, तो जितना Z है उतना ही E होगा, मैंने लिख दिए 7, उतना ही P होगा, मैंने लिख दिए 7। अपन न्यूट्रल एटम में ऐसा करते हैं, लेकिन मैंने देखा यार इस पे तो -3 है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, और 3 इलेक्ट्रॉन लेते ही नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस बढ़ गया, ये रहा। तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो 7 तो पहले ही थे, 3 ले लिए, तो अब इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अगर माइनस की जगह प्लस होता तो आपको इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ते? निकालने पड़ते, 7 -3 करना पड़ता, या 2 जो भी है। ठीक है, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन थोड़ी लिया है, केवल लेता भी इलेक्ट्रॉन है, देता भी इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ मास नंबर कितना है? 14। न्यूट्रॉन निकालने, 14 में से 7 घटा दो तो कितने आ जाएंगे आपके? ये 7 आ गए।
अरे सर नो सर, शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो हमेशा जीप चला दिया करो, लेकिन देख लिया करो चार्ज है कि नहीं है। इज दैट क्लियर? कॉपी करो कॉपी। हो गया? चलो इसी में चलते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। मोल में थ्योरी बहुत कम है आपके, न्यूमेरिकली न्यूमेरिकल आएंगे, कंसेप्ट थ्योरी, कंसेप्ट थ्योरी, छोटा सा कंसेप्ट पे फिर कई सारे सवाल बनेंगे आपके। वो तमीज से पढ़ना इसको, है ना, इजी है, टफ थोड़ी लग रहा होगा मेरे हिसाब से। अरे ऐसा और ना। एक और क्वेश्चन लिखिए। फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग। ए 1 मोल NH3 और बी 1 मोल H2O। देखो NH3 का मतलब क्या हो गया, N प्लस H प्लस H प्लस H, ये तो है NH3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, मास कितना होता है 14, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 1 1 1 1 1, यही तो होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, हाइड्रोजन पहले नंबर, मास मैंने लिखा ही रखा है 1, नाइट्रोजन का 7 और 14। अब बताओ न्यूट्रॉन निकालना है, तो ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, यहाँ कितने आ गए 7, एक में से एक गया 0, ऊपर वाली नीचे वाली 0, ऊपर वाली नीचे वाली 0। मेरे से पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो पूरे न्यूट्रॉन गिनो 7 0 0 0, तो टोटल न्यूट्रॉन कितने हो गए 7। लेकिन 7 नहीं लिखने, आपको लिखने 7 मोल, क्योंकि एक मोल के अंदर पूछा है, तो कितने हो गए 7 मोल हो गए। अरे ऐसा और ना, मोल का मतलब जानते हो, एक मोल का मतलब बताया था ना मैंने, 6.02 10 की पावर 23 आपके मोल स्पीशीज होनी चाहिए। यानी कि NH3 अकेला नहीं है, 6.02 10 की पावर 23 NH3 है। एक NH3 में आया है कितना 7, तो फिर ये तो टोटल पूरे 6.02 10 की पावर 23 है। तो एक के अंदर 7 है, तो इतने के अंदर कितने हो जाएंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23। और इसको क्या कहते हैं अपन, Na। और Na का मतलब क्या होता है मोल, यानी 7 मोल हो गए। तो मोल के अंदर पूछे तो मोल ही लिखना है आपको। अब एक मोल H2O में निकालना है, तो आप H2O कैसे लिखोगे बताओ, H H और O, यही हो गया ना H2O। तो 1H1 1H1, ऑक्सीजन का 8 16। बताओ यहां न्यूट्रॉन कितना है 0, इधर कितना है 0, इधर कितना है 8। मेरे से न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन गिनो टोटल कितने हो गए 8 0 0, यानी कि 8 8 लिखोगे कि 8 मोल लिखोगे, 8 मोल। गलती से अगर ये 2 मोल होता, तो एक मोल में कितने हैं 8, तो 2 मोल में कितने हो जाते 16। मैं इसको यहां कर देता हूं 2 मोल कर देता हूं, ताकि आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाए 2। तो ये मेरे कितने मोल के अंदर आए, 1 मोल के अंदर। तो 2 मोल के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 16 मोल हो गए आपके। आप चाहो तो मोल को हटाकर क्या भी लिख सकते हो 7 Na, आप चाहो तो Na को हटाकर क्या भी लिख सकते हो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 न्यूट्रॉन्स हो गए। अरे यस और नो, इज दैट क्लियर? Na हटाकर 6.02 10 की पावर 23 में लिखा जा सकता है। कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलें आगे, चलिए जी। क्वेश्चन लिखिए एक और। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम N-3 आयन। N-3 को नाइट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। ये आपका क्वेश्चन है जी साहब जी।
ये क्वेश्चन दुनिया के हर एग्जाम में पूछा गया है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन। तो सबसे पहला काम आपको वो लिखना है जो दे रखा है, 4.2 ग्राम N-3। पहला काम है इसका मोल बना लो। तो मोल बनाने के तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका लोगे, गिवन मास बटा मोलर मास। तो बताओ गिवन मास कितना है 4.2, मोलर मास जिसकी बात कर रही है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का कितना हो गया 14। तो साहब नाइट्रोजन का 14 होता है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले भी तो लिए। अरे इलेक्ट्रॉन का मास तो बिल्कुल चिन्ना सा होता है। अगर मान लेते हैं मैं इसके अंदर मान लेते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर -31 जोड़ू तो क्या आएगा, अरे कहाँ आएगा, ये तो 0 है, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रॉन के मास का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ ये गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो अब ग्राम से काय में बदल गया मोल, इतना मोल N-3 है। काटना तो आ रहा होगा, शर्म आ रही होगी, 14 3 42, 0.3 मोल N-3 है। अब मुझे पता है 1 मोल N-3, 1 मोल N-3 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ। नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, ले कितने लिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन, 7 और 3 कितने हो गए 10। 10 लिखोगे कि 10 मोल लिखोगे, 10 मोल। भाई एक के अंदर कितने हो गए 7, तो नाइट्रोजन में खुद में होता है ना HHLIBBCN 7, 7 तो खुद के ही हैं, 3 ले लिए, 7 और 3 कितने हो गए 10। 1 मोल में है 10, 1 मोल में है 10 मोल, तो इतने मोल में कितने होंगे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 0.3 इंटू 10, तो कितने हो गए बताओ 3 मोल इलेक्ट्रॉन। आप चाहो तो 3 मोल की जगह क्या लिख सकते हो 3 N इलेक्ट्रॉन, आप चाहो तो Na हटाकर क्या लिख सकते हो 6.02 10 की पावर 23। शायद समझ में आ गया होगा, इज दैट क्लियर। कॉपी करो, अगला सवाल आप ही को करना है। हो गया, इसी सवाल को और बढ़ा देता हूं मैं, इसी सवाल को और बढ़ा दूं। हाँ जी, हो गया ना ये। चलो चलो अगला ही कर देता हूं, इसी में क्या चेंज करते हैं, अगला ही कर देता हूं। फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम एजाइड आयन। एजाइड होता है N3-। चिंता मत करो, ये जनरली पेपर वाला दे देता है, पेपर वाला दे देता है, लेकिन आपकी पूरी केमिस्ट्री में इतनी बार आ जाए। अरे हाइड्रोजन को पढ़ाने की जरूरत है क्या तुम्हें, मैं आपसे कहूँ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो CO2, अरे कितनी बार पढ़ लिया, अब तो रट गया। तो ये अब आपके इतनी बार आएगा पूरी केमिस्ट्री में एजाइड एजाइड एजाइड, तो अपने आप ही रट जाएगा, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, अपने आप ही याद हो जाएंगे। एजाइड आयन। अब वैलेंस क्या होता है, वैलेंस का मतलब होता है सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको नहीं आता है, मैं हल्का सा एक लिख के बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना वैसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये आप अभी हाल फिलहाल जिनको नहीं आता वो याद रखो, ये अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिखने का तरीका है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज होते हैं। अब ये एसपीडीएफ क्या होता है, ये सबशेल होते हैं। जैसे मैं हल्का सा बता दूं, ज्यादा तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा अभी। ये इसको बोलते हैं, ये तो जानते होंगे ना, इसको बोलते हैं अपन शेल या ऑर्बिट। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखो आगे जो लिखा होता है ना, आगे ये शेल है, बताओ ये पहला शेल है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है साहब 2, 2 ही है ना, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है।
अब ये एसपीडीएफ क्या है ये भी बताएंगे, अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। ठीक है, अब ये कौन सा शेल है, ये दूसरा है। मतलब इस दूसरे शेल के अंदर, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीसरा शेल, ये रहा आपका तीसरे शेल के अंदर, शेल मतलब जानते हो जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, ऐसा गोला होता है पूरा का पूरा। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके साथ, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 8 इलेक्ट्रॉन। चौथा शेल, चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहर वाला जो शेल होता है ना, सबसे बाहर वाला, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल। इसी से ही वैलेंसी का पता लगता है। ठीक है, अभी सारा नहीं पढ़ पाओगे, ये तो बहुत आगे आएगा, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको। ठीक है, वैलेंस शेल का मतलब होता है जो एटम है या जो आयन है उसके सबसे बाहर का शेल जो होता है वो वैलेंस शेल कहलाता है। इसी से वैलेंसी का पता लगता है। ठीक है, वापस देखिए, एसपीडीएफ क्या होता है, एसपीडीएफ होते हैं शेल के अंदर सब शेल। जैसे मोहल्ला है, ये पूरा मोहल्ला, इस मोहल्ले के अंदर घर की बात कर रहे हैं, तो पहले शेल के अंदर केवल एक ही सब शेल होता है, एक ही घर होता है एस। दूसरे के अंदर 2 होते हैं एस और पी, तीसरे के अंदर 3 होते हैं एस पी डी, चौथे के अंदर 4 होते हैं एस पी डी और एफ। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहूं एस सबशेल जो होता है ना, एस सबशेल, वो ये होता है, इस तरीके से होता है। पी आपका इस तरीके से होता है, डी आपका इस तरीके से होता है, और एफ आपका इस तरीके से होता है। देखो, वापस देखिए, ये तो है आपके शेल जो होते हैं ना, शेल वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। ये जो शेल होते हैं ना, शेल किसे बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है वो कहलाता है शेल। शेल के अंदर होता है सब शेल। क्या होता है मेरे बच्चों, सब शेल। ठीक है, यानी कि घर क्या होते हैं, घर। और घर कौन कौन से होते हैं, एस पी डी एफ, आगे तक होते हैं एस पी डी एफ जी, इस तरीके से, लेकिन अभी डिस्कवर तो 4 ही हुए हैं। ठीक है, ये घर है, ये तो आपकी सड़क है या मोहल्ला, इस मोहल्ले के अंदर ये है घर, एसपीडीएफ सब शेल है। फिर इनके अंदर होते हैं ऑर्बिटल, घर के अंदर आपके कमरे आएंगे ना, कमरे, एस का ऑर्बिटल, पी का ऑर्बिटल, डी का ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ऐसे। ऑर्बिटल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ऑर्बिटल हो गए, ये क्या हो गए मेरे बच्चों, ऑर्बिटल। और इन ऑर्बिटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऐसे एरो लगा के, चाहे आधा एरो लगा दो चाहे पूरा लगा दो, कैसे लगा दो। ठीक है, अब बताओ, पहले सबशेल के अंदर एक ही घर होता है एस, दूसरे सबशेल के अंदर 2 होते हैं एस और पी, तीसरे के अंदर 3 होते एस पी डी, चौथे के अंदर 4 होगा एस पी डी एफ, पांचवें के अंदर एस पी डी एफ जी, छठे के अंदर एस पी डी एफ जी एच, ये चलता रहता है। लेकिन अभी तक डिस्कवर कितने हुए, जनरली 4, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पढ़े आपने। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन होता है इन ऑर्बिटल के अंदर होता है, एस सबशेल के अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल किसे बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है एक, ऐसे। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, ऑड नंबर में होते हैं। डी में कितने होते हैं, 5, और एफ में कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, उल्टे पुल्टे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रह सकते हैं, 2 उल्टे पुल्टे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अब वापस देखिए, आपको ये चीजें तो भयंकर काम आएगी अभी आपके आगे, 10th में भी थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा। ठीक है, वापस देखिए, इलेक्ट्रॉन जिधर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है उसे बोलते हैं शेल। शेल के अंदर होते हैं सबशेल, एसपीडीएफजी। हर सबशेल के अंदर होते हैं ऐसे कमरे बने हुए ऑर्बिटल। ये मोहल्ला है, ये मोहल्ले के अंदर घर हो गए, ये घर के अंदर कमरे हो गए, और कमरे में ये पड़े हो आप लोग।
एक कमरे में यानी कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उल्टे पुल्टे। अब मेरे से कोई पूछ रहा है, बताओ एफ सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एफ सब शेल में, ये सब शेल आपका, ये ऑर्बिटल है। एफ सब शेल में कितने ऑर्बिटल हो गए? 7। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। तो बताओ एफ सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक में 2 है तो 7 में कितने हो गए? 14। चलो अपन कहां चल रहे थे, कहां पहुंच गए आगे, कोई बात नहीं। अब मेरा सवाल पे वापस आ जाओ। ये कह रहा है 4.2 ग्राम एजाइड आयन। तो पहला काम तो यूं का यूं लिखो आप, 4.2 ग्राम एजाइड यानी कि N3 माइनस है, मैंने नाइट्राइड लिख दिया N3 माइनस, यही आपका एजाइड आयन। पहला काम तो इसका मोल बनाओ। मोल बनाने का तरीका, गिवन मास अपॉन इस पूरे का मोलर मास बताओ। एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, तो 3 का कितना हो गया? 14 थी 42। अब ये क्या बन गया? ग्राम से मोल N3 माइनस, तो 14 थी 42, तो कितना मोल हो गया? 0.1 मोल N3 माइनस। मेरे से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, वैलेंस मतलब सबसे बाहर का, सबसे बाहर का। तो चलो एक नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ? 7। तो आप कैसे भरोगे? 1s 2s 2p ऐसे तो लिखते हो, 1s2 2s2, यानी कि s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये है ना, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो अभी हाल फिलहाल याद रखो, ये बाद में समझ में आएगा आपके। 1s में कितने हो गए? 2। p में कितने आ सकते हैं? 6। लेकिन मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं? 7। तो पहले में तो 2 आ गए, तो बचे कितने? 5। तो p में मुझे कितने भरने हैं? 5 ही तो भरने पड़ेंगे। मान लेते हैं मुझे सोडियम का भरना है। सोडियम का कितना होता है? 11। तो भरो 11 का। 1s 2, 2s में भी 2, 2p में 6, है ना? तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। p में 6 आ सकता है ना मैक्सिमम। तो बताओ कितने हो गए? 2 4 6 10 हो गए साहब। एक और बढ़ना है, तो फिर किस में जाएगा? एक 3s में 1 आ जाएगा। अरे ऐसा और चलो और भर के देखते हैं। मान लेते हैं आपसे पूछ लिया क्लोरीन का, पूछ लिया क्लोरीन का कितना होता है? 17। क्लोरीन का भर के बताओ, क्लोरीन का 17 का भरो। 1s यही भर के देख लो ना। 2 4 6 10 2 12, कितने बच गए? अब 5। तो यह 5 आएगा, 3p5 तक आएगा आपका। तो बताओ क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो गया ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। टोटल गिनो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो ऊपर लिखे जाते हैं ना, 2 2 4 6 10 2 12 12 और 5 17। इज दैट क्लियर? मैं बार बार कह रहा हूं, अभी इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है इसका, लेकिन मैंने एक न्यूमेरिकल दिया है, क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकल आता रहता है तो आपको करना पड़ेगा। अब बताओ पहले शेल में 1s2 2s2 2p5 हो गए 7। सॉरी, एक नाइट्रोजन का लिखना है, नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजन का लिखना है 7 का। तो 1s2 2s2 2p3। अरे सो नो, तो बताओ पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले में 2। दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दूसरे में हो गए 5। तो बताओ इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। एक नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में है 5। नाइट्रोजन कितने हैं आपके पास? 3। तो टोटल कितने हो गए? 5 तिया 15, 5 तिया 15। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया भी तो है, तो टोटल कितने हो गए? 16। वापस देखो, आपसे कह रहा है N-3 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताओ एक नाइट्रोजन के वैलेंस मतलब बाहर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5। सब बाहर कैसे आए? ये पहला शेल है, पहला जो अंदर है, ये दोनों दूसरा शेल है जो बाहर है। बाहर वाले को बोलते हैं वैलेंस शेल। बाहर वाले में यानी कि दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। एक नाइट्रोजन में आ रहे हैं 5। नाइट्रोजन है कितने? 3। एक इलेक्ट्रॉन इन्हें लिया भी है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं बाहर ही आएगा। अरे कोई भी आदमी आता है तो तुम्हारे बाहर वाले गेट पे ही तो आएगा, सीधे अंदर घुस जाएगा वो बाहर। तो एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले लिया, तो 5 3 15 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 16।
तो अपन अच्छे से जानते हैं कि ये तो मैंने मोल बना लिया, तो एक मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में? 16 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 0.1 मोल में 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 1.6 मोल इलेक्ट्रॉन या 1.6 Na इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? ऐसे सवालों में आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले तो आप मोल बनाओ। जैसे 4.2 का मैंने मोल बना लिया, मास अपॉन मोलर मास 0.1 मोल। तो पहले देखो एक मोल के अंदर कितने हैं, मैंने देख लिया 16 है। एक मोल में 16 है तो 0.1 में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो। 0.1 की जगह 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज दैट क्लियर? कॉपी कर लो, कॉपी। हो गया? चलो एक क्वेश्चन और दे दूं। इनमें तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको, और करना ही क्या है? हाँ जी, हाँ बेटा। सर एसपीडीएफ को सबशेल कहते हैं ना, सबशेल ही तो होता है एसपीडीएफ, अभी बताया था ना। शेल के अंदर जो मिला रहता है सबशेल है, तो एसपीडीएफ तो सबशेल हो गया, सबशेल। और सब शेल के अंदर जो होते हैं वो ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल आपको याद रखने पड़ेंगे। और नंबर में होते हैं, एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। चलो एक और क्वेश्चन करो। चलो एक और क्वेश्चन कीजिए। फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन क्या लू? चलो NH3 गैस, ये लो हटाओ। ये आपका सवाल है। 34 ग्राम NH3 है, 34 ग्राम NH3। पहला काम तो मोल बनाओ। गिवन मास अपॉन मोलर मास 14, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का 3, 14 और 3 17। तो ग्राम से क्या बन गया? मोल NH3। तो कितना हो गया? 17 दूना 34, यानी कि 2 मोल NH3। तो पहले 1 मोल NH3 में कितने हैं? अभी जस्ट बताया था मैंने, NH3 यानी कि N प्लस 3H बताया था ना। H का क्या लिखते हो? 1H10। नाइट्रोजन का 7N14 7। तो बताओ हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, नाइट्रोजन में कितने हैं? 7। तो 1 मोल के अंदर कितने मोल हैं? 7 मोल। 1 मोल के अंदर है 7 मोल, तो 1 मोल के अंदर है 7 मोल। तो 2 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 7 मोल न्यूट्रॉन्स। तो कितने हो गए बताओ? 14 मोल न्यूट्रॉन्स। चाहो तो मोल हटाकर क्या लिख सकते हो? 14 Na न्यूट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? शायद समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कॉपी कर लो, कॉपी। फोर्टी 45 मिनट की क्लास रखेंगे अपन, और क्लास रहेगी आपकी रोजाना एक्सेप्ट संडे। 45 मिनट की क्लास होगी। इज दैट क्लियर? नवंबर से दिसंबर तक आपका कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नवंबर से दिसंबर के बीच में ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस जहां भी हम पढ़ाते हैं वो दिसंबर तक कंप्लीट हो ही जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जो टाइम बचता है फिर उसमें अपन करते हैं रिवीजन पर डे।
पर डे रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, धुआंधार सवाल करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ही तो है, ठीक है। और अपन बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, मैंने कहा ना धीरे धीरे स्टार्ट होगा और आप कहां पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन कंटिन्यूटी रखनी है, टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है। इज दैट क्लियर? कॉपी कर लो, अब आगे का टॉपिक आगे देखेंगे। ओके बच्चों।